हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AS3। और ये जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है RPSC ABST कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, NTA NAT कॉमर्स, जूनियर अकाउंटेंट और एनी अदर एग्ज़ाम लाइक IPCC वगैरह। तो AS जो 3 है इसका नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस AS में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे कि कहाँ कहाँ AS3 एप्लीकेबल होगा। देन हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मीनिंग को, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे 2 तरह की जो मेथड्स होंगे प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, और लास्ट में हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी को। एप्लीकेबिलिटी यानी कि सारी कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं। क्यों प्रिपेयर करती है? सबसे पहले ये बात होती है क्योंकि एक कंपनी के पास एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ कैश का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है, यानी आपके पास कैश आता भी है और आपसे कैश जाता भी है, एक्सपेंडिचर अगर आप पेमेंट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, हम एक कैश अकाउंट के बेसिस पे पता नहीं कर पाते, और जो बहुत सारे लाखों ट्रांजैक्शन है उनको आप नहीं देख पाते कि कहाँ बिजनेस का फंड आया, कहाँ गया। सेपरेटली आपको पता चल जाता है कैश फ्लो अकाउंट जो स्टेटमेंट के अंदर कि मोटा मोटा तौर पे जो आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से किस तरह का जो कैश का फ्लो है वो हुआ है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है जनरली सभी कंपनीज के द्वारा, इन 3 को छोड़कर। OPC यानी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज और डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनी यानी जो कि अभी तक लीगल एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, प्रिपरेशन की स्टेज में है, जो कंपनी अभी बनने वाली है। इन 3 को छोड़कर बाकी सभी कंपनीज अपने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3-4 तरह के अकाउंट देखे थे जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी था, जहां आप ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट इन सबको हम इंक्लूड करते थे। तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा चीज़ था हमारा इम्पॉर्टेंट मीनिंग। तो यहाँ हम 4 टर्म को डिस्कस करेंगे। कैश एंड कैश इक्वलेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य जो आइटम्स हैं वो, तो जिनको रेडिली आप कन्वर्ट कर पाते हैं विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। हेल्प फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट यानी कि जो आपके शॉर्ट टर्म कैश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के योग्य है। यहाँ इंक्लूड किया गया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, यानी 3 महीने वाले अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ इंक्लूड होंगे, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, विद इन 3 मंथ्स है। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। और अगला पॉइंट लिखा है हैज़ लो लेवल ऑफ रिस्क, यानी जिसके पास रिस्क क्या है, सबसे कम लेवल का है। चेंजेस इन मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इन्हें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट हैविंग मैच्योरिटी शॉर्ट लाइक 3 मंथ्स फॉर लेस या इससे भी कम टाइम के लिए, तो इसे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट या फिर कंसीडर कर लेंगे। दूसरी एक्टिविटी थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है वो मेन एक्टिविटी जो एक बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज, जिसके थ्रू आपका मेन बिजनेस चलता है। मान लो मेरा बिजनेस सेल और परचेज का है, तो ये मेरी सेल और परचेज क्या करना हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं एक बैंक हूँ तो यहाँ मेरा लोन देना और लोन लेना भी एक क्या तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फीस वगैरह, रॉयल्टी, कमीशन, अगर आपने कोई पेमेंट किया है सप्लायर को गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो ये सारे आपके आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दूसरी एक्टिविटी पे चलते हैं जो कि है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी आपने कब पैसे लगाए किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा। अगर किसी ने आपके बिजनेस में पैसे लगाए तो वो आपके लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो ऑफ एन एक्वायरिंग रिसोर्सेज, आपने किसी एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट किए, खरीदा आपने किसी एसेट्स को, तो वहाँ क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इनकम, और ऐसा आप किसी एसेट्स में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए करें ताकि आप उस एसेट्स को यूज़ करके फ्यूचर में क्या कर सकें, कैश को जनरेट कर सकें, आप इनकम को बढ़ा सकें। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि परचेज करना, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट्स को मान लो सेल कर दिया तो यहाँ आपके पास जो रेवेन्यू आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, इनको शेयर परचेज और सेल करना।
इनकम फ्रॉम जो अबव शेयर और सिक्योरिटी, अगर आपने जो शेयर और सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह का कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो आपके लिए क्या हो जाने वाली है, यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। और कुछ एक लास्ट एग्जांपल है हमारा डिविडेंड इनकम। अगर इन शेयर के रिगार्डिंग आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पार्ट बनेगा। तीसरी एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि हमने कहाँ कहाँ से अपने पैसे को अरेंज किया है। तो एक्टिविटी रिलेटेड टू कैपिटल एंड बोरोइंग, हमने कहाँ से बोरो किया है, मनी को उधार लिया है, लोन कहाँ से लिया है, तो इन सब के बारे में होंगी। अगर हमने किसी पैसे को वापस रीपे कर दिया है तो यहाँ हमारे जो फ्लो है वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला था हमारा इशू ऑफ बायबैक और शेयर ऑफ सिक्योरिटी एग्जाम्पल है। अगर हमने इशू किया है, आईपीओ लेके आए हैं, हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास कैश का क्या होने वाला है, इनफ्लो होने वाला है। और अगर हमने शेयर को रिडीम कर दिया, डिबेंचर को रिडीम कर दिया, तो ये हमारे लिए कैश आउटफ्लो होगा, हमें उसका मनी वापस पेमेंट करना है। अगर हमने कोई इंटरेस्ट को पेमेंट किया है शेयर्स के रिगार्डिंग या बोनस लोन बोरोइंग के रिगार्डिंग, तो ये आपका आउटफ्लो होगा। बैंक लोन लिया है तो यहाँ फर्म के लिए क्या होगा, कंपनीज के लिए कैश का इनफ्लो होने वाला है। डिविडेंड पेमेंट किया तो ये भी कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो हमारा था तीसरा टॉपिक। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। दो मेथड होते हैं कैश को रिकॉर्ड करने के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि जनरली फाइनेंसिंग और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसमें इतने आइटम नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप साल भर बहुत सारी मशीनें खरीद रहे हैं, बहुत सारी मशीनें बेच रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कुछ लिमिटेड आइटम होते हैं, इनका एक अकाउंट के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, वैल्यूएशन कर पाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी है जो कि रूटीन नेचर में डेली के तौर पे हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसके लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सेपरेटिंग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और इस सेपरेट अकाउंटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, वन इज़ इनडायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, केवल कैश के आइटम को छांट लेते हैं और जो हमारा ऑपरेटिंग का जो है बॉक्स है उसमें डाल देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, मेज़र करना है क्लास ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डायरेक्टली इनटू कंसिडरेशन। तो जो डायरेक्टली कैश में पेमेंट हो रहा है, जैसे कैश शेल हो गया, कैश का परचेज आपने पेमेंट किया है, तो इन सबको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है और जो डायरेक्टली कैश से रिलेटेड है उन सबको आपको आइडेंटिफाई करके एक जगह कर लेना है। तो जो आपने पेमेंट किया है वो सारा एक जगह हो जाएगा और जो आपको रिसीव हुआ है वो एक जगह हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में यानी कैसे कहाँ कहाँ आपने पैसे लगाए और सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके पास कहाँ से पैसे आए हैं, ये तो आपने फाइनेंसिंग में देखा। लेकिन यहाँ क्या मतलब होगा, आपके पास पेमेंट कहाँ से आया है, रिसीव कहाँ से हुआ, आपने जो पेमेंट किया उन दोनों के डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो यहाँ जो आपका बैलेंस रहेगा वो प्लस है या माइनस, ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ सारे कलेक्शन और पेमेंट को देख लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमें अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट आपके P&L अकाउंट में जो हम लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ से आपको रिवर्स चलना होगा और उसमें से जो नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उन सबको हटाते हुए हमें पहुँचना है फिर से कैश के केवल आइटम पे। तो ये कैसे होगा, उसके कुछ स्टेप्स होंगे। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप होता है आपको लेना है टेकन आउट टू बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उसे ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, जो P&L का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस को घटा देना है। तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है सारे नॉन कैश आइटम, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर हम कैश आइटम को देखने वाले हैं। तो पहले नॉन कैश आइटम को आप हटा दीजिए। एग्जाम्पल है डेप्रिशिएशन, प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स। इन सबको जब आप हटा देंगे तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम, पहले हमने नॉन कैश हटाया, देन हम नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम केवल देख रहे हैं। तो अब यहाँ नॉन ऑपरेटिंग जो आपके बिजनेस के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उन सबको भी आप हटा देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग हटाने के लिए जो भी आपकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो वो यहाँ हट जाने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा फोर्थ स्टेप। यहाँ हमें इफेक्ट को चेंज करना है, जो हमारे वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे जो रूटीन वाली कैपिटल यूज़ आने वाले हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके इफेक्ट को हमें हटाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डिडक्ट कर देते हैं। अगर हमारा करंट एसेट घटता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को देखकर तो हम उसे ऐड बैक कर देंगे।
लाइबिलिटीज़ के केस में भी करंट लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ेगी तो ऐड होगी और करंट लाइबिलिटीज़ अगर घटेगी तो डिडक्ट होगी। इन सबको याद करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो मैं जो जनरली फॉलो करती हूँ वो करती हूँ करंट लाइबिलिटीज़ अगर घटती है तो मैं डिडक्ट करूँगी। लाइबिलिटीज़ घटने का मतलब कि मैंने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया है, अब मेरी जो दायित्व था वो कम हो गया है, यानी कि मैंने अपना दायित्व घटा दिया। तो जब आप ये याद रख लेंगे कि करंट लाइबिलिटी आपकी कम हो चुकी है, आप इसे घटाएंगे, इसके रिवर्स हो जाएगा। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आप ऐड कर देंगे और उसके रिवर्स हो जाएगा आपका करंट एसेट्स में, दोनों केसेस रिवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख पाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसे कि ये जो नेट ऑफ या वर्किंग कैपिटल चेंज के इफेक्ट को क्यों करते हैं, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट होते हैं। तो डेटर अकाउंट में हमें जनरली जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें लेना तो था केवल बैंक अकाउंट। यहाँ जो बैलेंस होता है डेटर का वो ओपनिंग बैलेंस होता है आपका टू बैलेंस BD, क्लोजिंग होता है बाई बैलेंस CD, और इधर होता है टू सेल्स जो आपने टोटल सेल किया और उसमें से कैश सेल्स आपको इधर मिल जाती है बैंक के द्वारा। आपको कैश फ्लो के लिए लेनी थी बैंक जो आपकी है ये बैंक अकाउंट की सेल्स को, इस बैंक अकाउंट की सेल्स को लेना था, लेकिन हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट ले लिया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो सेल आई वो कौन सी आएगी, ये टोटल सेल आ गई। अब हमें इस बैलेंस BD और CD को क्या करना है, नेट ऑफ कर देना है। इसको नेट ऑफ करने के लिए यहाँ जो वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने ले लिया तो हमारे पास जो क्या आएगा, यानी अब हम इन तीन आइटम को कंसीडर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमने इसको पहले कंसीडर कर लिया था सेल्स को, बैलेंस BD और CD को अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को देख रहे हैं। तो अब जो इनका तीनों का बैलेंस इन फिगर आने वाला है अल्टीमेटली वो आपके पास क्या आएगा, इस बैंक अकाउंट का बैलेंस ही आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम क्रेडिटर के केस में भी देखें तो क्रेडिटर के केस में क्या था, हमें लेना था यहाँ जो हमने पेमेंट किया है कैश के अंदर, ये जो बैंक का पेमेंट था वो लेना था, लेकिन तो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L का बैलेंस लिया है तो अब हमारे पास जो बैलेंस है वो परचेज अकाउंट का बैलेंस है। हम यहाँ CD और BD के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को, वर्किंग कैपिटल के चेंज को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इसके कारण हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो इन तीन चीज़ों से आ रहा है, यानी BD CD परचेज और ये बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ों के आइटम का आपके पास बैलेंस है। तो अल्टीमेटली जो इन तीनों का बैलेंस इन फिगर आने वाला है वो आपके पास क्या आने वाला है, वो आपके पास बैंक का अकाउंट ही आएगा। तो इस तरह से आई होप सो आपको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों हम वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसिडर करते हैं, ताकि हम अल्टीमेटली कैश का इफेक्ट है ट्रांजैक्शन पे वो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की काफ़ी अच्छे से कोशिश की है। और अगला पॉइंट हम चलते हैं। तो आई होप सो आपको पिछला पॉइंट समझ में आया होगा कि क्यों हम वर्किंग कैपिटल के चेंज को कंसिडर करते हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिनका ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। तो पहला आइटम है हमारा फॉरेन करेंसी को हमें कैसे ट्रीट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हमें रिकॉग्नाइज करना है रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर, और उसमें भी करंट डेट, यानी जिस डेट पे आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ है उस फॉरेन करेंसी की वैल्यू को आपको उसी अकॉर्डिंग देखना है। और यहाँ हम स्पॉट रेट यानी सेम डे की जो रेट होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करने वाले हैं। अगर मैं एक फाइनेंसिंग कंपनी हूँ तो यहाँ मेरा जो देखो जनरली हम डिविडेंड और जो इंटरेस्ट है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं या फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाता है, क्योंकि डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट हम मानते हैं कि हमने अपने शेयर जो खरीदे उस पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, या हमने इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हमने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं मेरा जो बिज़नेस है या मेरी जो मेन एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग के नेचर की है, मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ और मेरा काम ही इन्वेस्ट करना है, लोन लेना देना, तो यहाँ जो मेरा नेचर है वो मेरे बिजनेस का फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ना होके यहाँ नेचर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग होने वाला है। तो कंपनीज हैविंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एज अ मेन एक्टिविटी देन डिविडेंड पेड एंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड और रिसीव शैल बी कन्वर्टेड अंडर किसके आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। थर्ड चीज़ है, अगर आपने टैक्स पेमेंट किया है, टैक्स पेमेंट मस्ट बी रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट करना है टैक्स पेमेंट को अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जनरली आपका टैक्स पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होने वाला है, लेकिन अगर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्पेशल केसेस हैं जो कि अगर रिलेटेड है वो स्पेसिफिकली किसके साथ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के साथ। मान लीजिए मैंने अपनी कोई कैपिटल एसेट थी वो बेच दी, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल आपके इन्वेस्टिंग का पार्ट है।
और उस पर जो किसी तरह का टैक्स लग रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो यहाँ जो कैपिटल गेन है इस एसेट्स को सेल करने का, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी यहाँ वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। अगला केस है मेरा डिस्पोजल, एक्विजिशन, या मैंने कोई बिजनेस खरीद लिया, कोई सब्सिडरी खरीद ली, तो यहाँ मैंने अपना पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो ये शो किया जाएगा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेपरेटली। तो ये कुछ 4 स्पेशल केसेस थे। मैंने इस ईएस के अकॉर्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आप सबके साथ डिस्कस करने का कोशिश किया है। आपको अगर सब कुछ समझ में अच्छे से आया हो या कुछ भी आपने नया सीखा हो, एक अपर लेवल का नॉलेज इन्हांसमेंट आपके अंदर हुआ हो, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।